हेलो एवरीवन। हम अपने पॉलिटिकल साइंस के फंडामेंटल राइट्स के क्विज़ को आगे बढ़ाते हुए अब अपने पार्ट 2 के सेशन को कंडक्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 में अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा, अच्छे से स्कोर किया होगा। क्वेश्चंस वर वेरी आई गेस ईजी, बट अब जो स्टार्ट होगा थोड़े आपके फैक्चुअल कम और आपके लॉजिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। सो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 मॉन्टेक चांस फॉर प्रपोजल से रिलेटेड। अब हम 21 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला 21 क्वेश्चन है आपका। विच अमंग ऑफ द पहला क्वेश्चन मान लीजिए, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉयडेड इन दी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला है लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। 2017 का क्वेश्चन है। नॉट पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स इकोनॉमिक लिबर्टी। याद रखिएगा इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी गई है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं करी गई है, ठीक है। बाकी लिबर्टी ऑफ थॉट की बात करिए, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये सब आपका प्रेम्बल में बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग। पहला है प्रेम्बल, दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, तीसरा है डीपीएसपी एंड द लास्ट वन इज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका आंसर होगा आपका ये प्रियम्बल। बहुत ईजी था, क्योंकि आपका जो जिस तरीके से जो भी आपके जितना भी माइंडसेट था आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का प्रियम्बल के थ्रू देखने को मिला था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसास्ड बाय द राइट अगेंस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, दूसरा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, third one is protection of interest of minorities, and the last one is prohibition of employment of children in the factories and mines. आपके ऑप्शंस हैं 1, 2 and 4 ओनली, 2 and 3, 2, 3 and 4 ओनली, 1 and 4 ओनली, 1, 2 and 3, 4 ओनली। इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स 1 and 4 ओनली। बहुत ईजी था। अगर आपको बस इतना भी पता था ना यहाँ पे कि आपका एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपका एक्सप्लॉयटेशन के अंदर नहीं आता है, ये आपका 17 के अंदर आता है और पहले आ जाता है, इक्वालिटी वाले में आ जाता है। तो आपका 2 हटता है, ये गया और आपका आंसर सी डायरेक्ट आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। राइट्स आर द प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। राइट्स आर द प्रिविलेज ऑफ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट मैनी। अच्छा क्वेश्चन है, सोचिएगा, इसमें टाइम लगाइएगा और आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा आपका सी। एक एक करके डिस्कस करते हैं क्यों स्टेटमेंट कोई इसमें गलत है। पहला, राइट्स आर द क्लेम ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, बिल्कुल गलत है। राइट्स आपका सिटीजन को मिलते हैं, तो स्टेट का क्लेम तो हो ही नहीं सकता है सिटीजन के अगेंस्ट में, ऊपर से सिटीजन के अगेंस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, राइट्स आर द प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा बहुत हम इसे रख सकते हैं डाउट में, ठीक है। तो तीसरा हो जाता है राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, बिल्कुल ठीक है, यही तो होता है आपका। राइट्स वही तो होते हैं जो सिटीजन के क्लेम होते हैं स्टेट के अगेंस्ट में। और लास्ट स्टेटमेंट जो था कि राइट्स आर द प्रिविलेज ऑफ सिटीजन अगेंस्ट मैनी, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा तो होता ही नहीं है। मतलब होता ही नहीं है, मतलब लॉजिकल नहीं है ना कि कुछ लोगों को राइट्स मिल रहे हैं अगेंस्ट मैनी, या ये सिस्टम थोड़ी होता है। आपका आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। पहला है राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज, दूसरा है राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, तीसरा है राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ सिटीजन, एंड द लास्ट वन इज ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत दिमाग लगेगा, तो उसको अच्छे से करिएगा। इसका आंसर हो जाता है आपका ए। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले को अगर हम छोड़ दें, दूसरे से स्टार्ट करते हैं। राइट्स आर द पर्सनल एंड हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ स्टेट। अच्छा, हो सकता है कि आप ये मान के चलिए कि राइट्स पर्सनल होते हैं, बट हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज़, ये नहीं हो सकता है, इस तरीके से नहीं हो सकते आपके, ठीक है। दूसरा, राइट्स एंड ड्यूटी, राइट्स नॉट ड्यूटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ ए सिटीजन। आप खुद सोचिए कि अगर सिर्फ आपको राइट्स मिले हैं और अगर आपको ड्यूटीज़ पता ना हो अपनी, तो आप किस तरीके से एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन होगा। पर्सनैलिटी मतलब पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट किस तरीके से होगा अगर आप सिर्फ राइट्स ही आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आपको कोई ड्यूटीज नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है। चौथा जो था, ड्यूटी इज़ नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको राइट्स मिले हैं तो आपको ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए, तभी आपका एक जो पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच होता है ना, वो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब बेसिक एग्जांपल से भी ले लेना, अगर सिर्फ हमको अच्छी अच्छी चीज़ें ही मिल और हमें पता नहीं कि उनका यूज़ किस तरीके से करना है, ठीक है। वही बात है कि अगर आपको राइट्स ही मिल रहे हैं, आपको क्लेम्स ही मिल रहे हैं अपने, है ना,
लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको अपनी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म करनी है, तो आप किस तरीके से, आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप नहीं होगी, प्लस आपका स्टेट में भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो जो सही, सबसे सही लग रहा है यहाँ पे वो यही लग रहा है कि राइट्स आर को रिलेटिव विद द ड्यूटीज़, दोनों का रिलेशन होता है आपस में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ, ये आपका फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपको जान के हैरानी होगी कि इसका आंसर डी है। तो राइट टू वोट हमारा ना तो फंडामेंटल राइट में आता है, ना नेचुरल राइट में आता है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, ये आपका लीगल राइट में आपका कंसिडर किया जाता है, ठीक। आपको इन सब में डिफरेंस पता होंगे। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स के पार्ट के अंदर आते हैं, ऑब्वियसली बात है। नेचुरल राइट्स जो हमें बाय बर्थ मिले होते हैं, ठीक। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो जितने भी राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कंसिडर किए जाएंगे। लीगल राइट जो आपको लीगली आपको लॉ के थ्रू प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये आपका लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। 2017 का क्वेश्चन है। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, power have been clearly divided between center and state. The federating units have been given unequal representation in Rajya Sabha, and it is a result of agreement among the federating units. Incorrect बताना है, ठीक। तो इसका आंसर होगा आपका डी। सॉरी। सो पहला स्टेटमेंट, देयर इज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, ठीक है। इंडियन फेडरलिज्म में है तो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। दूसरा, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। पावर्स डिवीजन, पावर का डिवीजन भी, ठीक है। 7 शेड्यूल में गई तो आपका लिस्ट दिख रही है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे और ज़्यादा लॉजिक लगा सकते हैं कि लाइक वहाँ पे किसी को ज़्यादा पावर है, किसी को कम। अभी हम सिंपली देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा, फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, बिल्कुल ठीक है। लास्ट वन, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स, तो अग्रीमेंट के थ्रू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो डी स्टेटमेंट है ना, ये आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इट इज मोर एफिशिएंट। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका सी। सो आपको मेन एडवांटेज बताना था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है। तो पहला था आपका एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, ये नहीं इंडिपेंडेंटली कैसे काम करेंगे, ये आपस में एक दूसरे का अकाउंटेबल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिपेंडेंस तो दिख रहा है एक दूसरे के ऊपर। दूसरा, इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट, हाँ ये कुछ हद तक हो सकता है एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट आप ये देखिए कि आपका कंटिन्यूटी एंड पॉलिसी थोड़ा यहाँ पे आपका सोचने का हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूटी एंड पॉलिसी आपका जिस तरीके से जो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो आपको कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी देखने को कम मिलती है ना। थोड़ी इनस्टेबिलिटी मानी जाती है इसमें। तीसरा, एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही तो होता है। द लास्ट वन इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन, नहीं ये आपका गलत हो जाता है। एडवांटेज की बात करें, याद रखिएगा, तो आपका सी यहाँ पे आंसर हो जाता है, ठीक। ध्यान रखिए, अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप ऊपर क्वेश्चन में भी समझिए कि आपका एडवांटेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसीज सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। पहला है इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। दूसरा है मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। तीसरा है सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन। एंड द लास्ट वन इज अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा इसको। आंसर है इसका ए। सो ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू आपका कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। कहाँ पे आपका डेमोक्रेसी का सबसे सुपीरियर फॉर्म ऑफ रीजनिंग देखने को मिलता है। तो आपका पहला था इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, ठीक है, कुछ हद तक हो सकता है, इसको डाउट में रखते हैं। दूसरा, मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या, अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था, यही तो बोला था, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। सो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव मतलब मेन जो आपका फोकस है ना पीपल पे है, ठीक है। तो जितना भी आपका फोकस होगा वो लोगों के ही आर पार होगा। तीसरा, सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन, तो हो सकता है काफ़ी हद तक, बट इसको हम डाउट पे रखते हैं। और लास्ट, बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, नहीं पार्टी वर्कर कहाँ यहाँ पे, ये नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। तो बी एंड डी हटता है, तो आपका ए और सी में आपका ऑप्शन हो सकता है
अब आप देखिए कि जो यहाँ पे ज़्यादा सही ऑप्शन है वो आपका ए वाला है, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही तो चीज़ें हम देखने को भी मिलती है कि किस तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिस तरीके से राइट भी दिए हैं, तो वहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी काफ़ी स्कोप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, सोसाइटी की इक्वालिटी की बात कर रहा है, प्रिविलेज, रिस्ट्रेंट्स, कॉम्पिटिशन, आइडियोलॉजी। सो एनसीईआरटी जब हम कवर कर रहे थे, एनसीईआरटी के लेक्चर्स भी अब आपको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि जब एनसीईआरटी पॉलिटी की जो एमसीक्यू के थ्रू कवर हो रही थी, तो वहाँ पे जो बेसिक डेफिनेशन होती है ना, फ्रीडम की डेफिनेशन, इक्वालिटी की डेफिनेशन, लिबर्टी की डेफिनेशन। सो अब देखिए कैसे कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने में हेल्प होगी। सो इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज आपका इक्वालिटी होता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज ही आपका इक्वालिटी कहा जाता है। जब आपका कोई प्रिविलेज ना हो तो वो आपका इक्वालिटी कंसिडर किया जाता है। बहुत ईजी, रिस्ट्रेन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, आइडियोलॉजी नहीं, ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। सो आपको बताना है बेसिकली कि राइट टू प्राइवेसी किस चीज़ के अंदर बताएंगे। Article 14 and the provision under 42nd Amendment Act. दूसरा है आर्टिकल 17 एंड डीपीएसपी। तीसरा है आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटेड इन पार्ट 3 एंड द लास्ट वन इज आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजन अंडर 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो सीधे सीधे इसका आंसर आपका सी देखने को मिलता है। आर्टिकल 21 में ही आपका पर्सनल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करी गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। पहला है इफ देयर इज नो मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, if there is liberty laws have to be made by the people, and the last one is laws are changed too often, liberty is in danger. So आपका आंसर होगा यहाँ पे बी। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इन्होंने सिंपल ये पूछा था कि लॉ और लिबर्टी के बीच में आपका रिलेशन किस तरीके का है, ठीक है। तो पहला था इफ़ देयर इज़ मोर लॉ देयर इज़ लेस लिबर्टी। दूसरा था इफ़ देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी। तो पहले हमने एलिमिनेट देखते हैं किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जो डी स्टेटमेंट है, इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज़ इन डेंजर, ये थोड़ा ना आपको कहीं ना कहीं गलत सा साउंड नहीं कर रहा, क्योंकि देखो क्या होता है कि लॉज का चेंज होना क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो जब लॉ बनी थी, फॉर एग्जांपल हमारा तब 1950 में आपका 50 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो जिस तरीके की सोसाइटी उस टाइम थी उस तरीके की सोसाइटी आज नहीं है, चेंज है काफ़ी, ठीक है। आपके एलजीबीटी क्यू के जो राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, उस टाइम उन जिस तरीके की सोसाइटी थी वहाँ पे जो उनका स्टेटस था, आज की सोसाइटी में जो उनका स्टेटस है, डिफरेंस है। तो लॉ को चेंज करना, लॉ में मॉडिफिकेशन करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये नीड है सोसाइटी की। तो लास्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, लिबर्टी डेंजर में कहाँ से आएगी। दूसरा है इफ़ सीओ में आते हैं, इफ़ देयर इज़ लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, ये भी नहीं होगा। ये तो कुछ सेंसलेस बात है कि अगर लिबर्टी है तो लॉ लोग बनाएंगे। लोग कैसे लॉ बनाएंगे? हाँ, हो सकता है एक तरीके का डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि जहाँ पे लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं लॉ ऑफ मेकिंग फॉर्मेशन में, बट ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। इस तरीके से कंडीशंस अप्लाइड होती हैं इस पर भी। तीसरा है आपका इफ़ देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी, और इफ़ देयर आर मोर लॉ देयर इज़ लेस लिबर्टी। तो जो ज़्यादा सही है यहाँ पे वो आपका बी वाला होगा कि इफ़ देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। पहला है लिमिटेशन ऑफ पावर, दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तीसरा है people's responsibility to the government, and the last one is liberty and civil rights. Options are 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2 and 4 only, 1, 2, 3, 4. 2018 का क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना अब ये क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल होने लग जाएंगे, आपके सारे सेंसेस इसमें इन्वॉल्व होंगे, आपका एनसीईआरटी इन्वॉल्व होगा, आपका जितना भी आपने थ्योरी पढ़ा है, जितना भी पॉलिटी पढ़ा है, जितना फंडामेंटल राइट्स पढ़े, सब इन्वॉल्व होगा। इसका आंसर होगा आपका सी। अब देख लेते हैं सिंपल सा इसमें एलिमिनेट। सबसे पहले ना आपको एलिमिनेट देखना चाहिए। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी होती है गवर्नमेंट की तरफ को, ये एक तो बिल्कुल ही बेसलेस बात है। तो आपका 3 गया, ये गया, ठीक है। आपका ए वाला जाता है, आपका डी वाला जाता है। आंसर होगा आपका 2 and 4, 1, 2 and 4। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 and 4 तो बिल्कुल ठीक है। सो 1 लिमिटेशन ऑफ पावर बिल्कुल सही है। रूल ऑफ मेडाइसी ने यही तो बोला था, मतलब रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीकेशन तो ये कि रूल का लॉ का रूल होना चाहिए, और जब लॉ का रूल होगा तो पावर्स पे लिमिटेशन ही तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आपका आंसर 1, 2 and 4 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द राइट टू एजुकेशन
To be eligible for appointment as a teacher in state, a person would be required to possess minimum qualification laid down by the concerned state council for teacher education. दूसरा है एज पर RTE एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस. तीसरा है इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर स्टेट गवर्नमेंट. 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 3 only. अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको टाइम करिएगा. 21A जो हमने पढ़ा था उसके थ्रू फिर आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. आंसर होगा बी विच मीन्स 2 ओनली. सो पहला स्टेटमेंट जहाँ पे ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका कंसर्न स्टेट काउंसिल ले करेगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है. ठीक. जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 90% बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डेटा है, तो तीसरा गलत हो जाता है. तो आपका COD गया 1 and 2 ओनली, और 2 ओनली में से आंसर होना था. सो आपको पता है अगर 1 गलत है तो आंसर आपका 2 आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस. आर्टिकल 19, 21, 25, 29. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सो इसका आंसर होगा आपका 21. बहुत बेसिक था कि किसी जो शादी करने का अधिकार है वो आपका 21 के अंदर आएगा. ठीक. In the context of polity, which one of the following would accept the most appropriate definition of liberty? Protection against tyranny of political ruler, absence of restraint, opportunity to do whatever one likes, opportunity to develop oneself fully. इसका आंसर होगा आपका D, which means opportunity to develop oneself fully. So आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स नहीं. लिबर्टी में आपका हाँ मतलब आगे आप इम्प्लीकेशन में इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं, बट आपका डेफिनेशन बोल रहे हैं ना मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, तो ये नहीं होगा. दूसरा एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट फ्रीडम का डेफिनेशन होता है ये. जहाँ तक अगर आप अपना NCERT को रिकॉल करेंगे तो हमने वहाँ पे ये तो फ्रीडम वही तो होती है जहाँ पे आपका रिस्ट्रेंट्स का एब्सेंस हो. तीसरा अपॉर्चुनिटी टू वट एवर वंस लाइक, ये नहीं हो सकता. वट एवर वंस लाइक आपका नहीं हो सकता. ठीक है. आपने एक बात भी सुनी होगी कि मेरे राइट्स वहाँ पे ख़त्म होते हैं जहाँ पे दूसरे के राइट्स स्टार्ट होते हैं. तो आप ये चीज़ तो सोच नहीं सकते कि हम कुछ भी कर लेंगे और ये अपॉर्चुनिटी हमारी लिबर्टी में कंसिडर करी जाएगी. लास्ट स्टेटमेंट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है. ठीक. Next question, in India, if a religious sect community is given the status of national minority, what special advantage it is entitled to? 2011 का क्वेश्चन है ये. It can establish and administer exclusive education institution. The President of India automatically nominates a representative of community to Lok Sabha. तीसरा है it can derive benefits of from Prime Minister 15-point program. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 to 3. So इसका आंसर होगा आपका 1 and 3 only. सो अगर आपका पहला स्टेटमेंट इट कैन एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल ठीक है. जब हमने माइनॉरिटी वाला आर्टिकल्स वाला सेक्शन पढ़ा था तो अब हमने ये देखा था कि किस तरीके से ये अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो पहला ठीक हो जाता है. तो आपका इसका मतलब बी वाला ऑप्शन, अब देखिए कैसे करेंगे. पहला ठीक है तो आपका बी वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा. ठीक. तो अब आपका जो आंसर होगा A, B and C में से होगा. ठीक. अब इट कैन बी था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी टू लोकसभा. नहीं, ये नहीं होता है. ऐसा तो कभी देखने को मिला है कि ये इस तरीके से लोकसभा में ऊपर से प्रेसिडेंट नॉमिनेट ही नहीं करता है, वो राज्यसभा में करता है. आई मीन सॉरी, लोकसभा में ये माइनॉरिटीज़ को नॉमिनेट नहीं करता है, याद रखिएगा. राज्यसभा नहीं, राज्यसभा में तो 12 को नॉमिनेट करता है. ठीक है. और लोकसभा में पर इनको नॉमिनेट नहीं करता है. ठीक है. तो आंसर आपका 1 ओनली और 1 and 3 ओनली में से होगा. और ये प्राइम मिनिस्टर के 15-point प्रोग्राम से डेराइव कर सकते हैं. सो ये थोड़ा कॉमन से स्टेटमेंट दिख रहा है तो ये सही हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग जस्टिस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल. 1 and 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 only, all of the above. प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आंसर होगा आपका C, विच मीन्स 1, 2 and 3. लीगल जस्टिस की बात नहीं करते हैं. ठीक है. हम याद रखिएगा हमने पहले क्वेश्चन में लिबर्टी की बात करी थी, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं, इकोनॉमिक जस्टिस की बात है. ठीक है. तो प्रियम्बल में किसकी बात करी गई है आप. तो आपका यहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी कि हमने पहले भी डिस्कस किया था. ठीक है. कि आपका यहाँ पे लीगल जस्टिस की बात नहीं करी गई है. तो आंसर आपका 1, 2, 3 हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू इक्वालिटी. 2020 का क्वेश्चन है ये. देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था ये. सो इसका आंसर होगा आपका D, विच मीन्स राइट टू इक्वालिटी में. ऑब्वियसली बात है 17 के अंदर आता है तो इसमें ही होगा ये.
Next question: in India, separation of judiciary from executive is enjoined by preamble, DPSP, 7th schedule, conventional practice. So इसका आंसर होगा आपका पी, विच मीन्स आपका डीपीएसपी में आपका बोला गया है। ऑब्वियसली बात है, डीपीएसपी में आपको बताया गया कि आपका सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन: अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय देम। गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, हर बार कितने सारे क्वेश्चन आपको इसको देखने को मिले। आंसर होगा आपका बी। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय। एक एक करके देखते हैं। पहला था आपका ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। गलत है, मतलब ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत है ना। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन कहाँ देखने को मिलता है? जो जीतेगा वही तो आएगा। और ऊपर से ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि वो क्या होती है। सो पॉलिटिकल पार्टीज तो वो एक रोल प्ले कर रही हैं आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, है ना, ये याद रखिएगा। दूसरा है गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। ठीक। तीसरा है गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय देम। तो गवर्नमेंट, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट पीपल के थ्रू इलेक्ट हो रही है, बट रिमूव हो सकता है, देख सकते हैं, बट आप उसको डाउट में रख सकते हैं। ठीक है। तीसरा है गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बिफोर इट्स कंप्लीशन। गलत है, ऐसा थोड़ी होता है कि कंप्लीशन से पहले आपके रिमूव नहीं कर सकते हैं। सो आपका आंसर जो होगा आपका बी होगा, क्योंकि दोनों में अब जो बी और सी है इन दोनों में आपका जो ज़्यादा सही आंसर है वो आपका बी होगा। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। ठीक है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट को रिमूव कर सकती है, तो सी वाला क्यों नहीं होगा ना आपका। देखिए गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, ठीक है, हो सकता है। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट करती है, पर यहाँ पे आपको क्या पूछ रहे हैं, वो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो आपका जो ज़्यादा सही होगा वो बी वाला होगा। Next question: consider the following statement. Constitution of India defines its basic structure. Sorry. In the terms of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy, Constitution of India provides judicial review to safeguard the citizen liberty and to preserve ideals on which Constitution is based. A one only, two only, both या none. इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स टू इसका आंसर है। देखिए पहला गलत क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इज बेसिक स्ट्रक्चर। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़ी डिफाइन कर रखा है बेसिक स्ट्रक्चर, वो तो जजमेंट के थ्रू आपका, जब आपका केशव नंदन भारती केस हुआ था, सो वहाँ पे आपका बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये निकल के आया था कोर्ट के जजमेंट के थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर? हाँ, ये सब आपके बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म तो करते हैं, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी, बट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। दूसरा बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट कि जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है जो सिटीजन की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन: preamble of constitution of India is part of constitution but has no legal effect. Not a part of constitution and has no legal effect either. Part of constitution and has the same legal effect as any other part, and the part of constitution has no but has no legal effect independent of other parts. So इसका आंसर होगा आपका डी। थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन था ये उस टाइम पे, बट इसका आंसर है आपका डी। पहला पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, गलत होगा। इसका यूज़ करती है आपका प्रेम्बल का यूज़ कर सकती है आपका कोर्ट्स अपने रेफरेंस देने में करते हैं, बट कोई लीगल इफेक्ट मे बी नहीं। पहला स्टेटमेंट आपका गलत ही माना जाएगा यहाँ पे। ठीक। दूसरा गलत है, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जो सबसे बेटर यहाँ पे जो सबसे सही स्टेटमेंट है वो आपका डी है कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स। ठीक है, अगर किसी और पार्ट से जोड़ के ना देखें तो इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन: कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज बाय डेफिनेशन इज अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट या लिमिटेड गवर्नमेंट। सो इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब ऐसी गवर्नमेंट, अगर हम वर्ड टू वर्ड जाएं, ठीक है, मैं वर्ड टू वर्ड की बात कर रही हूँ अपने लॉजिक के हिसाब से, जैसे मैंने कैसे अटेम्प्ट करा था इस क्वेश्चन को, तो यही था कि ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिराइव्ड हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट तो नहीं बोल सकते हैं उसको, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट नहीं, सूट नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर और लिमिटेड गवर्नमेंट में से एक होना था। तो लिमिटेड गवर्नमेंट वही, मतलब जिसपे जो पावर्स हैं उसकी लिमिट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर है। ठीक। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आई गेस आप 44 क्वेश्चन है, सो मैंने मिसप्रिंट वो कर दिया कि 25 होंगे, तो आपके 44 क्वेश्चन है। तो पहले सेट में आपके 20 थे और दूसरे सेट में आपके 24 क्वेश्चन है। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से कवर किए होंगे। अपना फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा। ठीक। सो
थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को देखिए, हमने पूरा 2020 तक के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से पिक्चर क्लियर हो गई होगी किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।